हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आचार्य जी चैनल पर। हाँ तो दोस्तों, आज है 5 जून 2021। तो आज की हम दैनिक समसामयिकी के बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों, कुछ दिन हमारी क्लास नहीं हो पाई थी यूट्यूब पर, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आज से हमारी क्लास ये जो है कंटिन्यू रहने वाली है। तो आज 5 जून 2021 है। तो आप यदि रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, यूपीएसआई किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों जिसमें आपका करंट अफेयर के साथ ही साथ स्टैटिक जीके का पोर्शन भी पूछा जाता है, तो ये क्लास आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी। साथ ही जो पिछली क्लास हमारी छूट गई हैं उनके भी क्वेश्चन हम इस क्लास में कवर करते रहेंगे। तो आइए चलिए शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला ही क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में न्यूजीलैंड के किस सलामी बल्लेबाज ने टेस्ट डेब्यू में दोहरा शतक लगाकर 125 वर्षों पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया? मैं आपको बता दूं, जो न्यूजीलैंड के जो सलामी बल्लेबाज हैं डेवॉन कॉनवे, ये जो पहला ऑप्शन है ये इसके जो है सही आंसर है। इन्होंने जो है अभी हाल ही में इंग्लैंड और इनकी न्यूजीलैंड की जो है सीरीज चल रही है। तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की जो सीरीज चल रही है उसमें जो है न्यूजीलैंड के ये सलामी बल्लेबाज जिन्होंने जो है अभी हाल ही में जो है डेब्यू किया है। तो डेवॉन कॉनवे इन्होंने डेब्यू किया है और इसमें इन्होंने डेब्यू मैच में ही 200 रन बना डाले। आप समझिए, डेब्यू मैच किया टेस्ट मैच में और पहले मैच में इन्होंने 200 रन ठोक दिए हैं। तो ये सलामी बल्लेबाज हैं और डबल सेंचुरी बनाने वाले। इन्होंने 125 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जो इनसे पहले जो रिकॉर्ड था, इनके नाम रंजीत सिंह, KS रंजीत सिंह थे, उनके नाम जो है ये रिकॉर्ड था। उन्होंने 154 रन बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये जो बनाए थे, ये 125 साल पुराना रिकॉर्ड था, इसको इन्होंने तोड़ दिया। 200 रन बना करके इन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ा है। इसके अलावा रोहित शर्मा जो आप देख रहे हैं, रोहित शर्मा के नाम आपको पता होगा, वनडे में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। ODI में 264 रन इन्होंने मारे थे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये बनाए कहाँ पर हैं? इंग्लैंड का जो लॉर्ड्स का मैदान है वहीं पर इन्होंने ये रन बनाए हैं, लॉर्ड्स के मैदान पर। आपको मैं बता दूं, लॉर्ड्स का वही मैदान है जहाँ पर जो हमारा टेस्ट चैंपियनशिप होने वाली है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होने वाली है, जो कि 18 जून से स्टार्ट होगी। इसका जो फाइनल खेला जाएगा वो किस किस के बीच होगा? इंडिया और न्यूजीलैंड के मध्य वो फाइनल होने वाला है। तो वो भी लॉर्ड्स में ही होगा। लॉर्ड्स मैदान यदि आपको याद हो तो वो ये वही मैदान है जिस पर जो है सौरभ गांगुली ने अपनी टी-शर्ट उतार करके लहराई थी। इसके अलावा इंग्लैंड के बारे में यदि मैं बात करूं तो वर्ल्ड कप जो है, वर्ल्ड कप का आयोजन जो 2019 का जो वर्ल्ड कप था उसका आयोजन इंग्लैंड में ही हुआ था। उसका विनर कौन था वो यदि मैं आपको बता दूं तो विनर किसने जीता था? ये 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने जीता था। और किसको हराया था? न्यूजीलैंड को ही हराया था। इसके अलावा ये कौन से नंबर का वर्ल्ड कप था वो यदि मैं आपको बता दूं तो वर्ल्ड कप कौन से नंबर का था? 12वां वर्ल्ड कप जो था वो 2019 का वर्ल्ड कप था। इसके अलावा अगला वर्ल्ड कप कौन सा होगा? 2023 में वर्ल्ड कप होगा, 13वां वर्ल्ड कप। ये कहाँ आयोजन इसका होगा वो यदि मैं आपको बताऊं तो भारत में इसका आयोजन होने वाला है। तो इसके अलावा मैं बात करता हूँ BCCI के बारे में, कुछ बातें जान लीजिएगा। ये जो है हमारी भारत की संस्था है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। तो इसके जो हेडक्वार्टर है वो आपका बानखेड़ जो स्टेडियम है मुंबई में, वहाँ पर इसका जो है हेडक्वार्टर स्थित है। इसके अलावा इसके अध्यक्ष कौन है? प्रेसिडेंट में यदि आपको बताऊं तो जो दादा हैं हमारे सौरभ गांगुली, वो जो है इसके प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा इसके उपाध्यक्ष में आपको बता दूं तो राजीव शुक्ला साहब हैं। इसके अलावा जैसे जो BCCI है, इसी के साथ ही साथ मैं आपको बता दूं जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला था वो भारत में होने वाला था, लेकिन अब इसका जो 2020 का था, इसको उम्मीद जताई जा रही है कि इसका आयोजन जो है दुबई में हो सकता है। इसके अलावा जो IPL 14 है, IPL 14 का आयोजन जो है, IPL 14 क्या किया गया था? टाल दिया गया था, बीच में ही इसको रोक दिया गया था। तो इसके जो बचे हुए मैच होंगे उनका आयोजन कहाँ होगा? उनका दुबई में ही इनका आयोजन कराया जाएगा, UAE में इनका आयोजन होगा। तो इसके अलावा आप बात करते हैं ICC के बारे में, कुछ बातें जान लीजिएगा। जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, इसकी स्थापना 1909 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो दुबई में हेडक्वार्टर स्थित है। इसके अलावा इसके अध्यक्ष कौन है? तो ग्रेग बर्कले जो हैं वो ICC के अध्यक्ष हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है, ग्रेग बर्कले साहब इसके अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन बात करेंगे, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार ने सिक्किम में परियोजनाओं के लिए कितने ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किए? देखो मैं आपको बताऊं, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है ADB और जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने क्या किया है कि सिक्किम में जो है परियोजनाओं का जो है शिलान्यास किया जाएगा, कुछ परियोजनाओं पर जो है काम किया जाएगा। तो जो प्रमुख जिले हैं उनको सड़क परियोजनाओं के द्वारा जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण शहर हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, तीर्थ हैं, पर्यटन स्थल हैं, इससे संपर्क में जो है सुधार करने में इससे जो है मदद मिलने वाली है।
तो इसको लेकर के योग जो है योजनाओं के लिए भारत सरकार ने जो है ऋण लिया है। तो ऋण किससे लिया है? वो एशियन डेवलपमेंट बैंक से लिया है। कितना लिया है वो यदि मैं आपको बता दूं, 2.5 मिलियन $। तो ये जो है 2.5 मिलियन $, इन्होंने जो है ऋण लिया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लिया है। देखो ADB के नाम से हम इसको शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1966 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मनीला फिलीपींस में स्थित है। मनीला वही है जहाँ पर केंद्रीय चावल जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है वो मनीला में ही स्थित है। इसके अलावा मैं आपको केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की बात करूं, भारत में कटक उड़ीसा में स्थित है, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा हेडक्वार्टर इसका मनीला फिलीपींस में हो ही गया। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो यदि मैं आपको बताऊं तो जो असाकावा हैं वो इसके अध्यक्ष हैं। इसके अलावा इसके मेंबर कंट्री कितने हैं? तो 68 जो हैं वो इसके मेंबर्स हैं। इसके अलावा जैसे ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात हो गई, इसके अलावा और कौन कौन सी बैंक हैं जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो यदि मैं आपको बताऊं, एक वर्ल्ड बैंक और IMF के बारे में भी जान लीजिएगा। इनकी स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। उसके बाद 1945 में इन दोनों की स्थापना हो जाती है। उसके बाद इनका हेडक्वार्टर दोनों का ही वॉशिंगटन DC में स्थित है, ध्यान रखिएगा, वॉशिंगटन DC में दोनों का ही हेडक्वार्टर स्थित है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? वो आप ध्यान रखिएगा, डेविड मालपास जो हैं वो इसके वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। उसके अलावा IMF के जो अध्यक्ष हैं वो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हैं। लेकिन IMF के रिलेटेड ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, IMF है हमारी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इसमें चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है वो आप ध्यान रखिएगा। तो जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वो भारतीय हैं, इसीलिए क्वेश्चन ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो आप बताइए चीफ इकोनॉमिस्ट जो है वो कौन है? वो मैं आपको बता दूं, जो गीता गोपीनाथ हैं वो जो है आपकी यहाँ पर चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, ध्यान रखिएगा, गीता गोपीनाथ साहब। अगला ये मैं सिक्किम मैंने आपको बताया, तो सिक्किम जो है ये भारत का राज्य किस तरीके से बना वो मैं आपको पूरी कहानी बताने वाला हूँ। देखिए सिक्किम जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था तब सिक्किम जो है भारत का हिस्सा पूरी तरीके से नहीं था। सिक्किम एक स्वतंत्र था। तो सिक्किम को जो है 1947 में जब प्रधानमंत्री उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने इसको क्या किया, ये संरक्षित राज्य का इसको दर्जा दिया था। तो ये जो है भारत के संरक्षित राज्य था। संरक्षित राज्य का मतलब ये होता है कि ये एक अपनी तरीके से स्वतंत्र था, लेकिन इसके जो विदेशी मामलात होते थे उनको भारत तय किया करता था। संरक्षित राज्य का मतलब यही होता है, विदेशी जो संबंध होते हैं उनको भारत तय किया करता था। लेकिन हुआ क्या, 35वां संविधान संशोधन हुआ 1974 में। उसके बाद इसको जो है संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त करके उसको संबद्ध राज्य बना लिया गया, भारत में शामिल किया गया। लेकिन पूरी तरीके से भारत में इसको शामिल किया गया था 36वां संविधान संशोधन हुआ 1975 में। उसके बाद सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बन गया था। उससे पहले सिक्किम जो था पूरी तरीके से अपना स्वतंत्र एक तरीके से देश हुआ करता था। देखो जब सिक्किम का मामला हुआ था तो उस वक्त जो है चाइना ने इसका काफ़ी विरोध किया था, क्योंकि चाइना ने जो है तिब्बत वाला एरिया है, चाइना ने इसको हड़प लिया था। उसके बाद भारत ने जब इस पर इसकी सहमति से जब इसको मिलाया, लेकिन चीन ने इस पर जो है आपत्ति दर्ज की थी। लेकिन बाद में भारत ने चीन ने जो है इसको पूरी तरीके से भारत में इसको मान लिया था। इसके अलावा सिक्किम के बारे में मैं कुछ और बातें आपको बता दूं। सिक्किम की राजधानी कहाँ है वो आप मुझे बताइएगा। सिक्किम की जो राजधानी है वो गंगटोक में यहाँ की राजधानी स्थित है। इसके अलावा यहाँ के मुख्यमंत्री साहब कौन है, तो वो प्रेम सिंह तमांग जो हैं वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा गवर्नर यहाँ के राज्यपाल कौन है वो यदि मैं आपको बता दूँ तो गंगा प्रसाद जो है वो यहाँ के राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं। इसके अलावा यहाँ पर विधानसभा जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, इसकी सीट्स कितनी है, तो 32 यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट है। लोकसभा की 1 सीट है और राज्यसभा की यहाँ पर 1 सीट है। इसके अलावा सिक्किम से एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, उसका नाम है पवन कुमार चामलिंग। पवन कुमार चामलिंग यहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। वो क्यों जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पवन कुमार चामलिंग सिक्किम ही नहीं बल्कि भारत के किसी भी राज्य के सर्वाधिक समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं पवन कुमार चामलिंग। लेकिन अभी जो सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है प्रेम सिंह तमांग, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये जो आपको दिखाई दे रही है सिक्किम की ही एक साइट है, इसको हम कंचनजंगा के नाम से जानते हैं। तो कंचनजंगा जो साइट है वो यूनेस्को के द्वारा जो विश्व विरासत स्थल जो है जिनकी घोषणा की जाती है यूनेस्को के द्वारा, तो
तो उसमें जो है एकमात्र भारत की साइट है जो मिक्स श्रेणी में शामिल है। तो मिक्स श्रेणी में आप जो साइट शामिल है उसका नाम है कंचनजंगा, सिक्किम में स्थित है, ध्यान रखिएगा। यूनेस्को के बारे में बता दूं आपको, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। साथ ही साथ गाय राइडर जो है वो इसके अध्यक्ष हैं। इसके अलावा मैं आपको यूनेस्को के बारे में बता दूं, ये करता क्या है, जो वर्ल्ड में हेरिटेज साइट्स होती है उनकी जो है घोषणा करता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन बात करेंगे, हाल ही में किस देश के कृत्रिम सूरज ने टोकामेक ईस्ट ने सूरज से भी 10 गुना अधिक तापमान हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया। आपने कुछ समय पहले सुना होगा कि चीन क्या कर रहा है, चीन जो है एक कृत्रिम सूर्य का निर्माण कर रहा है। कृत्रिम सूर्य का निर्माण करने का उद्देश्य यही है कि वो जो है अपने यहाँ जो पावर एनर्जी है उसको जो है बढ़ावा दे सके। अधिक तापमान यदि मान लीजिए वो उत्पन्न कर लेगा तो उससे क्या होगा, हासिल कर लेगा, उससे जो है यहाँ की जो एनर्जी सेक्टर है उसको बढ़ावा मिलेगा। उसको लेकर के एक कृत्रिम सूर्य इसने निर्माण किया। तो इसमें हुआ क्या है, टोकामेक ईस्ट इसका नाम है। तो इसने किया क्या था, 101 सेकंड तक इसने जो है 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान जो है इसने हासिल किया 101 सेकंड तक। इसके अलावा इसके अंदर ही 20 सेकंड तक इसने 160 मिलियन डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान हासिल किया, जो कि सूर्य के जो तापमान है उससे जो है 10 गुना अधिक तापमान है। तो ये जो है चीन के द्वारा कृत्रिम सूर्य जो है बनाया गया। देखो एक बात और मैं आपको बता दूं, जो सूर्य है, सूर्य के बारे में आप क्या जानते होंगे, सूर्य क्या एक ग्रह है, लेकिन ग्रह नहीं है, ध्यान रखिए, सूर्य एक तारा है, सूर्य को हम स्टार है, सूर्य एक स्टार है। इसके अलावा सूर्य जो है, सूर्य का प्रकाश जो है धरती पर आने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 19 सेकंड जो है इसको जो है धरती तक सतह तक आने में इसको समय लगता है। ये जो है इनका कृत्रिम सूर्य है, जिसका इन्होंने अभी जो है इन्होंने जो अधिकतम तापमान है वो इन्होंने इससे हासिल किया है। जब चीन की बात आई है तो चीन का एक रोवर गया था, मार्स मिशन था, उसका नाम मैं आपको बता दूं, इसका नाम था तियानबेन-1। ये चीन का मार्स मिशन था और इसका जो रोवर था उसका नाम था जूरोंग रोवर। तो जूरोंग रोवर जो था वो तियानबेन-1 मार्स मिशन के साथ ही गया था और इसने मार्स पर, मंगल पर जो है सफलतापूर्वक लैंडिंग की और ये चीन का मिशन था, ध्यान रखिएगा, जूरोंग इस पर रोवर गया था। इसके अलावा ये जो आपका मार्स मिशन की बात चल रही है तो मैं और आपको मार्स मिशन बताऊं तो ये जो है वो परसिवरेंस रोवर है। परसिवरेंस रोवर ये जो है किसका था, ये था आपका यूएसए, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का ये मिशन था। इसके साथ ही साथ एक हेलीकॉप्टर भी गया था, उसका नाम था इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर। इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर आपको मैं बता दूं, ये जो आगे ये दिखाई दे रहा है ये हेलीकॉप्टर था जिसने मंगल की सतह पर उड़ान भरी। साथ ही साथ परसिवरेंस रोवर जो था मार्स मिशन था, अमेरिका का हाल ही में भेजा गया। उसके अलावा मैं आपको बता दूँ, ये जो भारत का जो मंगल पर मिशन था उसका नाम मैं आपको बताऊं क्या था, मंगलयान भारत का भेजा गया था। ये मंगलयान को कब भेजा गया था, मंगल की कक्षा में वर्ष 2013 में भेजा गया था और 2014 में ये जो है पहुंच गया था। इसके अलावा मंगलयान जब 2013 में भेजा गया था, भारत जो है पहला देश बना था जिसने पहले ही प्रयास में जो है मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुँचा था। इसके अलावा जो मंगलयान था वो किस यान से भेजा गया था वो मैं आपको बता दूँ, PSLV C-25 के द्वारा मंगलयान को भेजा गया था वर्ष 2013 में। इसके अलावा मंगलयान यदि आपको पता हो तो जो 2000 रुपये का नोट होता है उस पर चित्र किसका है, वो भी मंगलयान का ही ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में, हाल ही में G7 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई। मैं आपको बता दूं, जो G7 है, ग्रुप ऑफ 7 है, इसके स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक हुई है और वो किसके द्वारा मेजबानी इसकी की गई। सबसे पहले आप जानिएगा G7 क्या होता है। G7 पहले G8 के रूप में इसकी स्थापना हुई थी और उसके बाद वर्ष 2014 में रूस इससे अलग हो गया, उसके बाद ये G7 बचा। G7 में देश कौन कौन से हैं वो आप याद रखिएगा, वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से इसमें देश शामिल हैं। कुछ भी नहीं करना है, आपको याद रखना है, गर्लफ्रेंड को जूस पिला दीजिएगा आपको याद रहेगा, हमेशा याद रहेगी ये वाली टिप। G4 हो जाता है आपका जर्मनी, F से हो जाता है आपका फ्रांस और आपका J से हो जाता है जापान। गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना है आपको, पूरी ट्रिक आपको याद रहेगी। U से USA हो जाता है, I से आपका इटली हो जाता है और C से आपका हो जाता है चाइना और E से हो जाता है आपका इंग्लैंड। ध्यान रखिएगा, ये सब जो है G7 के मेंबर कंट्रीज हैं। तो ये जो है पहले G8 था, उसके बाद G7 हो गया। तो G7 के बारे में एक बात और बताऊं मैं आपको, G7 जो है इसकी वर्ष 2019 में बैठक हुई थी। वो कहाँ हुई थी, वो फ्रांस की बियारिट्ज में हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी हिस्सा लिया था। इसके अलावा वर्ष 2020 में कोविड की वजह से नहीं हो पाई, लेकिन 2021 की जो बैठक होगी
वो आपकी यूके में होने वाली है। तो इसमें भारत को भी इनवाइट किया गया है। लेकिन जो G7 के स्वास्थ्य मंत्रियों की अभी जो बैठक हुई है, जब G7 की बैठक ही जो है 2021 की होने वाली है यूके में, तो ये भी बैठक जो है यूके में ही, इंग्लैंड में ही इसका आयोजन होने वाला है। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, G7 मैंने आपको बता ही दिया, इसकी जो है बैठक होने वाली है। इसके अलावा एक ग्रुप और होता है G20, यदि आपने सुना हो तो G20 ग्रुप ऑफ 20 होता है। इसमें होता क्या है, 19 तो इसमें देश मेंबर हैं, उसके साथ ही साथ एक जो है वो EU है, यानी कि यूरोपियन यूनियन है। तो 1999 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और इसके अलावा इसकी बैठकों की मैं बात करूं तो वर्ष 2020 की बैठक कहाँ हुई थी, इसका आयोजन हुआ था आपका सऊदी अरेबिया में। इसके अलावा वर्ष 2021 की बैठक कहाँ होगी, इटली में इसका आयोजन होगा। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो वर्ष 2022, इसका आयोजन भारत के इंडिया में होने वाला है। आप ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो है वो यही है, क्योंकि इसका आयोजन जो है भारत में होने वाला है। अगला क्वेश्चन ये है, हाल ही में WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। जो WHO है, WHO जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है वो उसका हेडक्वार्टर स्थित है। तो इसके जो WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष, जो कि अभी तक जो है डॉक्टर हर्षवर्धन थे, इनके स्थान पर डॉक्टर पैट्रिक अमोथ को चुना गया है। ये कहाँ के हैं, ये केन्या के जो है वो निवासी हैं। तो इनको जो है नियुक्त किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन के स्थान पर। तो ये जो है आपके सामने है डॉक्टर पैट्रिक अमोथ हैं, ये ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ के हैं, ध्यान रखिएगा, केन्या की ये जो रहने वाले हैं। देखो केन्या की राजधानी क्या है वो मैं आपको बता दूं, कौन सी राजधानी है, नैरोबी जो है वो केन्या की राजधानी है। नैरोबी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है जिसका हेडक्वार्टर स्थित है। कौन सी महत्वपूर्ण संस्था है, UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम जो है, इसकी जो है हेडक्वार्टर जो है वो नैरोबी केन्या में ही स्थित है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये किसके स्थान पर आए हैं, जो भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन साहब, इनके स्थान पर जो है ये डॉक्टर पैट्रिक अमोथ आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि नियुक्तियों से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो आप इसको जो है ध्यान रखिएगा। और WHO के बारे में बात करूं तो WHO की मैंने बताई दी है, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है, और जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। कब इसकी स्थापना हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अध्यक्ष इसके कौन है वो आप मुझे बताइएगा। इसके जो अध्यक्ष हैं वो टेड्रोस एडनॉम जो हैं वो इसके अध्यक्ष हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इसको जो पहले CEO बने वो कौन बने, ये जो आपको इस फोटो में दिखाई दे रहे हैं ना, यही CEO हैं, पहले CEO बने हैं। इनका नाम क्या है वो यदि मैं आपको बताऊं तो मैं लिख देता हूं, अनिल सोनी जो हैं वो इसके पहले CEO बनाए गए। ध्यान रखिएगा, क्योंकि नियुक्तियों से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया। जो भारतीय उद्योग परिसंघ होता है, जिसको हम CII के नाम से जानते हैं, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, इसके जो है नए अध्यक्ष जो हैं वो किसने जो है पदभार ग्रहण किया है। इसकी स्थापना कब हुई थी वो मैं आपको बता दूं, 1985 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा इसका जो है, इसके पहले जो इनसे पहले जो कौन थे, तो उदय कोटक जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा अभी जो है वो कौन बनाए गए हैं, वो TV नरेंद्रन जो हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं, TV नरेंद्रन, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा S रमन कौन है वो मैं आपको बता दूं, तो सिडबी के अध्यक्ष S रमन हैं। SBI के चेयरमैन कौन है, दिनेश कुमार खारा। और रमेश पवार साहब कौन है, ये आपके कौन है, मैं आपको बता दूं, ये जो है आपके जो इंडियन की वुमेन क्रिकेट टीम है उसके जो है कोच बनाए गए हैं। तो CII के ये जो है आपके सामने है TV नरेंद्र साहब, ये इनको जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया है, आप इनको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो CII है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, इसी की तर्ज पर एक और जो है होती है हमारी संस्था फिक्की आप जानते होंगे। फिक्की के जो है अध्यक्ष कौन बने, कन्फ्यूजन बहुत होता है, ये इन जो अध्यक्ष हैं वो उदय शंकर साहब हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला है, ये जो हमारा CII हो जाती है, मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन ये है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय घुड़सवार कौन बने। देखो टोक्यो ओलंपिक जो है, टोक्यो ओलंपिक के बारे में बता दूं, टोक्यो ओलंपिक जो है कब होने वाला था, वर्ष 2020 में होने वाला था, लेकिन कोविड-19 के चलते नहीं हो सका। कब होगा, 2021 में आयोजन होने की उम्मीद है, जुलाई में इसका आयोजन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें जो है क्वालिफाई करने वाले पहले जो है घुड़सवार कौन बने हैं, तो वो बने हैं फवाद मिर्ज़ा साहब जो हैं पहले इसमें बने हैं। तो ये जो है आपका D ऑप्शन सही आंसर है। उसके अलावा और जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, नेत्रा कुमनन कौन है, ये पहली नाविका थी जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया।
उसके अलावा भवानी सिंह, जय भवानी, कौन है ये? पहली तलवारबाज थी जिन्होंने जो है टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। उसके अलावा विनेश फोगाट भारतीय पहलवान है, महिला पहलवान है, ये पहली भारतीय महिला पहलवान थी जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। बात कर ये फवाद मिर्ज़ा हैं, फवाद मिर्ज़ा जो हैं इन्होंने जो है टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, ध्यान रखिएगा। बात करेंगे ओलंपिक के बारे में। टोक्यो ओलंपिक कोरोना के साए में घिरा हुआ है, आने वाले समय में देखना होगा कि आयोजन किस तरीके से इसका हो पाता है। अब मैं आपसे बात करूंगा कुछ ओलंपिक के बारे में, बात ध्यान रखिएगा। ओलंपिक की शुरुआत, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? तो वर्ष 1896 में आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत होती है। कहाँ से शुरुआत हुई? एथेंस एथेंस जो कि ग्रीस की राजधानी है, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। तो इसमें जो है इसके बाद जो है अभी 2020 का ओलंपिक कहाँ होगा? टोक्यो में 21 में होने वाला है। इसके अलावा 2024 का जो ओलंपिक का आयोजन होगा वो कहाँ होगा? पेरिस के फ्रांस में इसका जो है आयोजन होगा। देखो ओलंपिक में भारत का सफ़र क्या रहा है वो यदि मैं आपको बता दूं तो ओलंपिक में भारत के जो मेडल हैं वो टोटल 28 मेडल हैं टोटल। और ये इसको आप ध्यान रखने का क्या तरीका मैं आपको बता दूं, जो टोटल मेडल हैं भारत के 28, जो अमेरिका के तैराक हैं माइकल फिलिप्स जिनका आप नाम जानते होंगे, उनके 28 गोल्ड मेडल हैं, उनके बराबर भारत के टोटल मेडल हैं। और इनमें भी मज़े की बात मैं आपको बताऊं, जो 28 टोटल मेडल हैं जिसमें 9 गोल्ड हैं, और 9 गोल्ड में से 8 गोल्ड तो भारत को हॉकी ने ही दिलाए हैं, ध्यान रखिएगा। एकमात्र गोल्ड भारत को एकल श्रेणी में मिला, अभिनव बिंद्रा के रूप में मिला था, ध्यान रखिएगा। बीजिंग ओलंपिक में आया था, ये शूटर हैं। तो 8 ओलंपिक जो हैं वो भारत को हॉकी ने ही दिलाए हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं जो 2016 का जो ओलंपिक हुआ था वो कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था, आपको याद होगा। तो इसमें जो है भारत ने 2 पदक जीते थे। 2 पदक कौन कौन से जीते थे, किस किस ने खिलाड़ी ने जीते थे? एक तो थी पीवी सिंधु, पीवी सिंधु के साथ ही साथ दूसरी जो खिलाड़ी थी उनका नाम था साक्षी मलिक। तो इन पीवी सिंधु को कौन सा मेडल मिला था? पीवी सिंधु को मिला था सिल्वर मेडल। उसके साथ ही साथ साक्षी मलिक को कौन सा मेडल मिला था? ब्रॉन्ज मेडल मिला था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश की सरकार के मुख्य पत्र समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने अमेरिका को परमाणु हमले की धमकी दी है? अब आप ये देखिए, अमेरिका को परमाणु बम की जो है धमकी दी जा रही है। कौन दे रहा है? ये दे रहा है चीन। मुर्गे जैसी शक्ल वाला चीन जो है इसको धमकी दे रहा है कि इस बात को लेकर के इसने धमकी दी है। तो जो अमेरिका के यूएस जो प्रेसिडेंट हैं, कौन है प्रेसिडेंट अमेरिका के? जो बाइडेन साहब। जो बाइडेन जो हैं इन्होंने क्या कहा कि जो कोविड-19 है इसकी उत्पत्ति का आप 90 दिन में जो है पता लगाइए। देखो पूरी दुनिया जो है दबाव बना रही है कि कोविड-19 की उत्पत्ति का कारण का पता लगाया जाना चाहिए। तो आपको पता ही है कोविड-19 की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? चीन का जो वुहान वायरस है, वुहान शहर से जो है इसकी उत्पत्ति हुई है। तो चीन जो है इससे तलमिला गया है। तो डर के मारे जो है इसने क्या कहा कि हम जो है अमेरिका के ऊपर परमाणु बम का हमला कर देंगे। अब आप ये देखिए, चीन ने ये धमकी दी है, आप ये सोचिए उसको धमकी दे रहा है जिसने जो है एक बार प्रैक्टिकली कर चुका है। चीन जो है अमेरिका जो है जापान के ऊपर 1945 में ऑलरेडी बम मार चुका है, एक नहीं 2 बार बम ठोका है। तो उसके ऊपर ये जो है धमकी दे रहा है। ये जो है जो चीन है उसका मुखपत्र है ग्लोबल टाइम्स, उसका जो है जो यही बोलता है, जो सरकार बोलती है वही जो है यहाँ का मुखपत्र बोलता है। तो उसके द्वारा ये कहा गया है कि ये जो है धमकी दी गई है इसके द्वारा। तो मैं आपको बता दूँ इससे पहले जो है परमाणु बम की धमकी दी गई, तो पहले जो है अमेरिका जो है 2 बार परमाणु बम जो है उपयोग कर चुका है। कब कब किए थे? पहला जो परमाणु हमला किया था 6 अगस्त 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया था, और दूसरा जो बम फोड़ा था इसने 9 अगस्त 1945 को फोड़ा था। 2 बम जो है अमेरिका फोड़ चुका है जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर। ध्यान रखिएगा दोनों के दोनों कब कब फोड़े गए थे। पहला फोड़ा गया था हिरोशिमा शहर पर, दूसरा फोड़ा गया था नागासाकी पर, और दोनों ही जापान पर फोड़े गए। तो इसमें 2 लाख से ज़्यादा लोग तो जो हैं वो तुरंत ही मर गए थे, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा रेडियो एक्टिव जो किरणें होती हैं उसके द्वारा अभी तक लोग जो हैं इसमें विकलांग पैदा होते हैं। इसकी जो है इतनी ज़्यादा भयावहता होती है। जो कोविड-19 का वायरस है इसकी उत्पत्ति का पता लगाने के लिए कहना है कि चीन के द्वारा फैलाया, कि ये जो है चमगादड़ के द्वारा जो है फैलाया गया है। तो सार्स कोविड-19 कोव जो है इसका नाम है, तो इसकी उत्पत्ति के बारे में बात की गई है। तो ये जो
इसके द्वारा जो परीक्षण जो बम फोड़े गए थे जापान के ऊपर जो फोड़े गए थे अमेरिका के द्वारा, 2 बम फोड़े थे इसने, एक 6 अगस्त 1945, दूसरा 9 अगस्त 1945। उसके बाद जापान ने जो है पूरी तरीके से आत्मसमर्पण कर दिया था। ये देखिए तबाही का मंजर आप देख सकते हैं, इस तरीके का जो है यहाँ पर तबाही का मंजर था। ये आप देखिए किस तरीके का तबाही का मंजर था। भारत कब परमाणु संपन्न देश बना वो भी आपको जानना जरूरी है। भारत ने 2 परमाणु परीक्षण किए थे। पहला परमाणु परीक्षण भारत ने किया था वर्ष 1974 में। उस वक्त भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। इसकी जो है स्टार्टिंग कब हुई, 18 मई 1974 में जो है इसको शुरुआत की गई, उसको परीक्षण किया गया था। इसके बाद जो है इसका नाम क्या रखा गया था वो आप ध्यान रखिएगा, स्माइलिंग बुद्धा जो था वो इसका नाम था, बुद्ध मुस्कुराए। उसके बाद दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था 1998 में, 11 मई 1998 को इसको परीक्षण किया गया। इसीलिए भारत में 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। और इसका नाम क्या था वो यदि मैं आपको बता दूं तो ऑपरेशन शक्ति जो था वो इसका नाम था, आप ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन शक्ति के नाम से। और श्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में ये इसको जो है किया गया था। और किसके नेतृत्व में किया गया था, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और R चिदम्बरम, ये जो है मेन सूत्रधार माने जाते हैं। और भारत दुनिया की 6ठी परमाणु शक्ति बना था। और भारत ने क्या कहा था कि भारत जो है नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी इसने अपनाई थी। मतलब हम पहल नहीं करेंगे, पहल हम करेंगे नहीं, दूज हम छोड़ेंगे नहीं। यदि आप हम पे हमला करेंगे तो दोबारा हम छोड़ेंगे नहीं और पहल हम करेंगे नहीं। ये जो है भारत की नीति है। तो भारत ने किसी भी ऊपर जो है अभी तक हमला नहीं किया है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किससे नियुक्त किया गया। तो मैं आपको बता दूं भारतीय वायुसेना के जो उप प्रमुख हैं वो किससे नियुक्त किया गया है, तो जो विवेक राम चौधरी साहब हैं इनको नियुक्त किया गया है। देखो भारतीय वायुसेना के बारे में आप जान लीजिएगा, 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसी के साथ ही साथ 8 अक्टूबर को जो है एयरफोर्स डे भी मनाया जाता है। तो इसके जो है प्रमुख कौन हैं, तो प्रमुख जो हैं वो RKS भदौरिया साहब जो हैं वो इसके प्रमुख हैं, ध्यान रखिएगा। तो उप प्रमुख जो हैं वो विवेक राम चौधरी साहब को बना दिया गया है। इसके अलावा और नियुक्तियों की बात करूं तो NV रमन्ना साहब कौन है, वो भारत के 48वें नंबर के CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जेनेट एलन कौन है, वो यदि मैं आपको बता दूँ जेनेट एलन जो है अमेरिका में पहली वित्त मंत्री जो है जेनेट एलन ही बनी है। इसके अलावा विवेक मूर्ति कौन है, वो USA की जो है सर्जन जनरल विवेक मूर्ति हैं। तो ये जो है आपके सामने जो है विवेक राम चौधरी साहब हैं, ये जो है एयरफोर्स के उप प्रमुख जो हैं बनाए गए हैं। ये जो है तो एयरफोर्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी। तो 8 अक्टूबर को ये जो है एयरफोर्स डे मनाया जाता है। मैं आपसे पूछूं नेवी डे कब मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को जो है भारत में नेवी डे मनाया जाता है। इसके अलावा आर्मी डे कब मनाया जाता है, तो आर्मी डे मनाया जाता है आपका 15 जनवरी को। दोनों ही बातें आप जो है सब चीज़ें ध्यान रखनी है। अगला है ये आपके सामने है RKS भदौरिया साहब। ये भारत के कौन है, ये भारत के आपके एयरफोर्स प्रमुख हैं RKS भदौरिया साहब, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भारत ने वायुसेना की यदि आप देखना चाहें, वायुसेना की जो गुणगान यदि मैं आपको बताऊं, वायुसेना की जो वीर गाथा, अभी हाल ही में क्या हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक 2 हुई थी। आपको याद होगा सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 करी गई थी भारत के द्वारा। जो पुलवामा हमला हुआ था उसका जो है जवाब दिया गया था भारतीय वायुसेना के द्वारा। तो इसमें जो है बालाकोट जो स्ट्राइक की गई थी उसमें जो है पाकिस्तान के जो गुंडे थे उनको जो है दौड़ा के इसमें मारा गया था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन हमारा ये है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। देखो अंतर्राष्ट्रीय इसमें 2 पुरस्कार होते हैं, दोनों में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, दोनों ही मैं आपको अलग अलग बताऊंगा। एक होता है आपका मैन बुकर अवार्ड, एक तो होता है आपका मैन बुकर अवार्ड, ध्यान रखिएगा दोनों अलग होते हैं। और दूसरा होता है हमारा मैन बुकर इंटरनेशनल, जो कि आपके सामने है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। एक होता है मैन बुकर, एक होता है आपका मैन बुकर इंटरनेशनल। दोनों ही अलग अलग पुरस्कार हैं, दोनों को अलग अलग आपको ध्यान रखना है। तो जो मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार है वो दिया गया है आपका डेविड डायोब को। तो डेविड डायोब को जो है इसको पुरस्कार से अभी 2021 का जो है इनको दिया गया है। इसमें इनाम कितना दिया जाता है, तो 50,000 पाउंड जो है वो इनको इनाम दिया जाता है। और वर्ष 2005 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। नोबल इनका कौन सा है, तो एट नाइट ब्लड इन द ब्लैक, ये जो है इनका नोबल है। इसके अलावा डगलस स्टुअर्ट कौन है, इनको जो है मैन बुकर अवार्ड दिया गया था 2020 का। इसके अलावा शरद पगारे कौन है, तो शरद पगारे जो है इनको 30वां व्यास सम्मान मिला था, ध्यान रखिएगा। 30वां व्यास सम्मान किसको दिया गया था, प्रोफेसर शरद पगारे को दिया गया था, ध्यान रखने वाले क्वेश्चन है। उसके अलावा शरद कुमार लिम्बाले कौन है, इनको 30वां जो है सरस्वती सम्मान जो है इनको दिया गया था, ध्यान रखना आप। इसके अलावा ये सामने आपके सामने कौन है, डेविड डायोब हैं, इनको जो है
मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से। कौन सी बुक है? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। इसके अलावा अगला जो मैं आपको बता दूं, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग जो है वो वर्ष 2020 का जो है मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया था। किसको दिया गया था? मारिके लुकास रिजनेवेल्ड। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, मारिके लुकास रिजनेवेल्ड इनका नाम था, इनको दिया गया था। बुक कौन सी थी? द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। इसके अलावा मैन बुकर अवार्ड किसको दिया गया था? वर्ष 2020 का मैन बुकर, आप ध्यान रखिएगा, मैन बुकर मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैन बुकर जो दिया गया था वो सगी वैन को दिया गया था, जो आपके सामने पुस्तक है। क्या नाम था? सगी वैन। सगी वैन को दिया गया था। किसकी पुस्तक है ये? डगलस स्टुअर्ट, DOUG डगलस स्टुअर्ट को दिया गया था, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ द डे है, आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में हम कुछ बातें आपको बताऊंगा। तो आधुनिक भारत का जो इतिहास है, इसमें क्या कहाँ से इसको स्टार्ट किया गया। देखो, आधुनिक भारत का इतिहास जो है, कुछ लोग मानते हैं कि जो है यूरोपीय कंपनियां जो आई थी वहाँ से जो है इसका आधुनिक भारत का स्टार्ट हुआ था। लेकिन कुछ लोग ये कहना है कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, वहाँ से जो है आधुनिक भारत की शुरुआत मानी जाती है। तो मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा जो उत्तर मुगल जो यूरोपीय जो कंपनी है जिनका आगमन भारत में हुआ, वहाँ से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कौन सा व्यापारी जो था वो भारत में सबसे पहले आया। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत की खोज किसने की। मैं आपको बता दूँ, भारत कहीं खो नहीं गया था। जो भारत की खोज की गई थी, भारत के समुद्री मार्ग की खोज जरूर की गई थी। वो किसके द्वारा की गई थी? वास्को डी गामा के द्वारा खोजी की गई थी। तो पहले पुर्तगाली था जो कि भारत आया था। कब आया था? 1498 ईस्वी में जो ये भारत आया था। और जो भारत का पश्चिमी तट है, कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत और यूरोप के मध्य जो है नए समुद्री मार्ग की जो है इसने खोज की थी। इस जो यात्रा है इसमें वास्को डी गामा की जो भारतीय व्यापारी था अब्दुल मजीद, उसके द्वारा इसका जो है सहयोग किया गया था, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है पहला जो विदेशी आने वाला था, पहला कौन आया था? भारत में आया था पुर्तगाली, ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको ईस्ट इंडिया जो कंपनियां हैं उनका जो है क्रम बताऊंगा। सबसे पहले आपको देखिए, सबसे पहले जो कंपनी भारत में आई वो कौन सी आई थी? जो विदेशी आए उनका क्रम मैं आपको बताने वाला हूँ आज। देखिए, सबसे पहले जो भारत में विदेशी आए वो आए थे पुर्तगाली। पुर्तगाली में मैंने आपको बताया कौन आए थे? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1498 में, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आते हैं। उसके अलावा कौन आते हैं? डच आते हैं। डच के बाद कौन आता है? डच के बाद अंग्रेज आते हैं। आप ये मत ध्यान रखना कि सबसे पहले अंग्रेजी आए थे। अंग्रेजों ने हालांकि सबसे राज खूब किया, लेकिन सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। डच के बाद कौन आए थे? डच के बाद आए थे आपके डेनिश। उसके बाद कौन आए थे? डेनिश, डेनमार्क के निवासी। उसके बाद कौन आए थे? आपके फ्रेंच आए थे, फ्रांसीसी आए थे। उसके बाद स्वीडिश आए थे। इन लोगों ने जो है भारत को जो है पूरी तरीके से, देखिए किस तरीके से इन्होंने जो है भारत का बंदरवाट किया था, किस तरीके से इन्होंने जो है भारत पर राज किया था। सबसे पहले आप इन जो है कंपनियों का क्रम जो है आपसे पूछा जाता है। कौन आए थे? सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली के बाद कौन आए थे? आपको ध्यान रखना है, यही क्रम आपको ध्यान रखना है कौन कौन से आए। पुर्तगालियों के बाद डच आए थे। डच के बाद आपके ब्रिटिश आए थे, अंग्रेज आए थे। ब्रिटिश के बाद आपके भारत में जो है कौन आते हैं? वो आते हैं आपके डेनिश के बाद आपके भारत में कौन आते हैं? फ्रेंच आए थे, ध्यान रखना। उसके बाद कौन आते हैं? स्वीडिश जो है भारत में आए थे। ये जो है मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी है, यूरोपियन कंपनी जो है इनका मैंने आपको क्रम बताया है। आगे भी आज इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। इसके अलावा यदि आप इस जो है क्लास है इसकी PDF यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ये जो है टेलीग्राम चैनल की लिंक है, इसके द्वारा आप जो है टेलीग्राम की जो ग्रुप है उससे जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।